20 तक हो गए क्या? एनीबॉडी विद 20 25 के रेंज में कोई है? नो सर, ओके ओनली 18. 18 ओके ठीक है, चलो विल डिस्कस दिस। आप लोग खुद चेक करो, आपका एक आइडिया आ जाएगा आपको हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चंस। जस्ट अ मिनट। ओके पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। क्या डाला है आप लोगों ने, क्या हो सकता है उसमें? रियलिस्टिकली हाउएवर दिस डिस्कनेक्ट कैन नॉट डैश इटसेल्फ वेरी लॉन्ग सूनर रादर देन डैश। क्या हो सकता है? सस्टेन एंड लेटर. सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट या सेकंड? सस्टेन एंड लेटर. ओके दिस First one. डिस्कनेक्ट कैन नॉट सस्टेन। First one. ओके First one. ओके उसमें सेकंड ऑप्शन में देखो क्या, एक लेटर है, एक सेकंड में लैटर है और एक लेटली है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन का बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट का नहीं। क्या डिफरेंस है तीनों वर्ड्स में, लेटर, लैटर और लेटली? क्या डिफरेंस है? एनी गेसेस क्या हो सकता है इसमें? तीनों में फर्क पता है किसी को? लेटर क्या होता है, लैटर क्या होता है, लेटली क्या होता है? इसमें से एक एडवर्ब है, एडवर्ब कौन सा है वो तो बोलो, चलो एक एडवर्ब कौन सा है? लेटली. हाँ लेटली, एलवाई वाला एडवर्ब होता है, तो ये तो एडवर्ब है, ये मुझे पता है। ठीक है, अभी लेटर और लैटर का डिफरेंस क्या है? ये हमको टाइम इंडिकेट करता है और ये इंडिकेट करता है पोजीशन। ठीक है, उतना याद रखो, ये डिफरेंस है दोनों में। दिस ये टाइम के लिए होता है, ये पोजीशन के लिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस, कोई सेंटेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर्स, अभी मैं एक सेंटेंस लिखा है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर्स, द लैटर इज अ बिट एग्रेसिव। ठीक है, इधर मैंने ये वाला लैटर यूज किया है। अब इसमें कौन से दो नाउन्स है? ये सेंटेंस में कौन सा दो सब्जेक्ट्स है? India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, Pakistan. हाँ, तो दो सब्जेक्ट्स की जब बात होती है ना, तो जब सेकंड वाला होता है ना, उसको हम लोग डिनोट करने के लिए हम लोग लैटर यूज करते हैं। ये मेरा पोजीशन हो गया लैटर। और अगर मुझे इंडिया के लिए यूज करना पड़ेगा तो क्या यूज कर सकता हूँ मैं? फॉर्मर. फॉर्मर, यस वेरी गुड। इसके लिए हम लोग फॉर्मर, नॉट फार्मर, फॉर्मर, FORMER। तो अगर दो नाउन्स आपके एक ही सेंटेंस में और आपको उसके बारे में कुछ कहना है, तो हम लोग जो सेकंड वाले नाउन को लैटर बोलते हैं और फर्स्ट वाले को फॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैटर। और ये लेटर तो पता है आपको, टाइम। समझ में आया डिफरेंस पहले लैटर और लेटर में सब लोगों Yes, को? sir. अच्छा, तो अभी देखो उधर और एक थिंग है, जो सेकंड ब्लैंक है ना, उसके पहले कुछ तो लिखा है, सूनर, सूनर ही है ना, हाँ, सूनर रादर देन, सॉरी, सूनर रादर देन डैश। तो ये जो सूनर है ना, सूनर का मतलब क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम इंडिकेट कर रहा है या पोजीशन इंडिकेट कर रहा है? Time. टाइम, हम लोग बोलते हैं कम सून या कमिंग सून, तो हम लोग को टाइम इंडिकेट करना है। तो मुझे अगर टाइम इंडिकेट कर रहा है तो कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा? लेटर वाला। ये समझ में आया सब लोगों को? यस? Yes, sir. यस. हाँ, तो अभी लेटर वाले कौन से दो ऑप्शन है वो भी बताओ मुझे। फर्स्ट और सेकंड दोनों में लेटर है, एक में सस्टेन और लेटर है, और सेकंड में सस्टेन्ड और लेटर है। तो ये तो मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि लेटर, लेटर, लेटर में से मुझे सिलेक्ट करना है। तो अभी क्या कंफ्यूजन है, दोनों के साथ लेटर है, तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करूंगा मैं? सस्टेन या सस्टेन? और रीजन भी बताओ मुझे, क्यों, कौन सा आएगा और क्यों आएगा? अच्छा, कौन सा आएगा बोलो, क्यों आएगा भूल गए, चलो कौन सा आ सकता है बोलो मुझे। फर्स्ट. फर्स्ट वन आ सकता है, डेफिनेटली फर्स्ट वन ही आएगा और यही करेक्ट आंसर है। ये क्यों नहीं आएगा सस्टेन? एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? परफेक्ट टेंस नहीं है. हाँ, अगर आपको ईडी यूज करना है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? हैज, हैव या हैड आना चाहिए ना। थर्ड फॉर्म है तो हम लोग ने डिस्कस किया ना पहले,
अगर हैज हैव और हैड होता है, अगर हैज हैव और हैड होता है तो ही मैं थर्ड फॉर्म यूज कर सकता हूँ ना, करेक्ट ना। तो इसलिए ये सस्टेन नहीं है क्योंकि ये वो जो सेंटेंस उसके पहले हैज हैव हैड कुछ भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स मेरा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. एनी नो डाउट्स ना? ओके, विल मूव टू द सेकंड वन। अच्छा, ये सेंटेंस किस बारे में है? किस बारे में सेंटेंस बेसिकली? सेकंड वाला सेंटेंस किस बारे में है बोलो? सेकंड वाला जो ब्लैक क्वेश्चन है। मनी। हाँ, ब्लैक मनी और डिजिटाइजेशन के बारे में। वेरी गुड, ये डिजिटाइजेशन के बारे में और ब्लैक डिजिटाइजेशन और ब्लैक मनी, और दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सेंटेंस बेस्ड है, डिजिटाइजेशन और ब्लैक मनी। ठीक है, तो ये डिजिटाइजेशन का एम क्या था, क्यों किया था डिजिटाइजेशन? बेसिकली क्या एम था ब्लैक मनी हटाने के लिए सिस्टम से, करेक्ट ना? Yes, करेक्ट sir. ना? हाँ, तो अभी देखो उसमें जो सेकंड पार्ट है ना, तो उधर लिखा है टू क्लीन आउट ब्लैक मनी डैश द केबल। केबल यानी समथिंग लाइक सिस्टम। तो अगर ब्लैक मनी, मैं फर्स्ट वाले पे नहीं फोकस करूंगा, तो ब्लैक मनी सिस्टम से क्या करना था, निकालना था ना, उनका इंटेंशन क्लीन आउट का मतलब। तो क्लीन आउट ब्लैक मनी फ्रॉम द सिस्टम, केबल, केबल का मतलब समथिंग लाइक सिस्टम ओनली। तो ब्लैक मनी फ्रॉम द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, विद द सिस्टम, क्या होगा, कौन सा जब करेक्ट जाएगा? फ्रॉम दिस। From the system, from clean the black money of the system, from the system, I'll tell you why. तो मेरा सेकंड वाला तो फिक्स हो गया, ये सेकंड वाला ऑप्शन फिक्स हो गया, फ्रॉम वाला। तो फ्रॉम के साथ अभी वापस दो है, रियलाइज और एक क्या है, रिलीज। तो ब्लैक मनी को क्या करना है, रिलीज करना है या रियलाइज करना है? रिलीज। रिलीज करना है। Yes. रियलाइज क्या होता है? रियलाइज यानी एहसास होता है ना, यानी बोलते हैं ना, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, वो वाला रियलाइज है, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। ये रियलाइज है ना, एहसास होना, किसी को अपने गलती का एहसास होता है, किसी भी चीज का एहसास होता है, ऑफकोर्स ये नहीं होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, करेक्ट? एनी डाउट्स इन दिस? समझ में आया ना सेकंड वाला भी सब लोगों को? हाँ, sir. ओके, थर्ड वन बोलो, क्या आ सकता है? ऑप्ट फॉर क्राइसिस। फर्स्ट वाला, ऑप्ट फॉर क्राइसिस। Yes, sir. हाँ। ओके, उधर दो वर्ड्स का मीनिंग मुझे बताओ, एक मिनट। कंपनी पब्लिक साइटिंग, अच्छा, एक ये साइट होता है जो ये सेंटेंस में यूज किया है, और एक ये साइट होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? साइट, CIT साइट और SIT साइट, डिफरेंस क्या है बोलो? नहीं सुना है? ये सेकंड वाला भी नहीं सुना है? SIT, ये साइट इंडिकेट करता है प्लेस, ठीक है। और ये होता है साइटेशन, सुना है ना, साइट एग्जांपल, साइट सर्टेन एग्जांपल्स, यानी बोलते हैं ना ही साइटेड द एग्जांपल। तो ये साइट यानी एग्जांपल देना या बहाना, कुछ बहाने के लिए कुछ रीजन देना, तो वो साइट होता है, ठीक है। साइटेड दिस रीजन, यानी उसने ये रीजन दिया। तो कंपनी स्कूल डैश ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी साइटिंग ऑफ डैश ऑफ गारंटेड रिटर्न्स। तो सेंटेंस का थोड़ा सेंस अगर मैं समझ में पाता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, फाइनेंसिंग कंपनीज, फुल डैश ऑफ द एम्बिशियस स्मार्ट प्रोडक्ट साइटिंग डैश ऑफ गारंटेड, साइटिंग यानी गिविंग रीजंस। तो गिविंग रीजंस के लिए क्या आएगा, क्यों 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 बाहर निकल सकते हैं ये लोग, क्यों बाहर निकल सकते हैं ये लोग? अच्छा, वो नहीं समझ में आया तो दूसरा वाला करता हूँ। ये देखो, ये पहला हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, एक प्रेफर है, एक सिलेक्ट है, और बाकी सब ऑप्ट वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन में भी ऑप्ट फॉर है, सेकंड में क्या है, ऑप्ट आउट, थर्ड फोर्थ तो मैंने लिख दिया, फिफ्थ में ऑप्ट। इसमें से प्रेफर और सिलेक्ट आ सकते हैं क्या, बोलो मुझे?
ग्रामेटिकल No. रीजन कुछ लग रहा है? अच्छा, क्यों नहीं आएंगे बोलो? No. करेक्ट क्यों नहीं आएंगे? टू क्यों नहीं होता है आएंगे? प्रेफर के साथ। या वेरी गुड। प्रेफर जब भी आता है ना, प्रेफर के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन लगता है वो प्रेफर टू होता है। प्रेफर दूसरा कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, प्रेफर के साथ हमेशा टू ही जाएगा। तो इधर तो ब्रैकेट के बाद के ऑफ है, तो ये नहीं जाएगा। सिलेक्ट, सिलेक्ट ये मेरा वर्ब है। अगर नाउन होता था ना सिलेक्शन, तो उसके साथ ऑफ जाता था। सिलेक्शन नाउन के साथ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ। लेकिन इधर ये लोग ने वर्ब फॉर्म किया, तो इसलिए सिलेक्ट ऑफ भी नहीं होगा। अगर सिलेक्शन ऑफ होता था तो जाता था, तो दैट्स व्हाई सिलेक्शन सिलेक्ट भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला जाएगा, सेकंड। फर्स्ट वाला जाएगा क्या? लेकिन पहले बताओ रीजन। फर्स्ट वाला जा सकता है क्या? ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है। ऑप्ट फॉर ऑफ द, फॉर और ऑफ दोनों साथ में नहीं जाते हैं, ठीक है? तो ये भी डेफिनेटली नहीं जाएगा। अभी क्या बचे मेरे? ऑप्ट आउट और ऑप्ट। ऑप्ट आउट का मतलब क्या होता है? ऑप्ट आउट ऑफ समथिंग। अच्छा, बेसिकली ऑप्ट का मतलब क्या होता है बोलो? ओपीडी ऑप्ट का क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सुना रहेगा ना, ऑप्ट। यू शुड ऑप्ट फॉर व्हाट, दिस कॉलेज, यू शुड ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। ऑप्ट चूज। का मतलब Choose, टू चूज, select. या टू चूज और सिलेक्ट, ठीक है? ये है। तो अभी इसमें दो भेजे, ऑप्ट आउट ऑफ समथिंग, और अगर खाली आउट ने क्या है, ऑप्ट ऑफ समथिंग, तो कौन सा मोर ग्रामेटिकली सेंस आपको सही लग रहा है? ऑप्ट आउट ऑफ समथिंग या खाली ऑप्ट ऑफ समथिंग? सेकंड। सेकंड वाला, Second ऑप्ट one. आउट ऑफ ना। तो उसका सेंस क्या होगा? देखो, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज कुड ऑप्ट आउट ऑफ। ऑप्ट आउट ऑफ यानी निकल जा सकते हो प्रोजेक्ट के लिए, यानी वो प्रोजेक्ट से बाहर निकल सकते। क्यों निकल सकते हैं? हाँ, क्यों? साइटिंग डैश साइटिंग, यानी वो लोग ये बहाना बना सकते हैं, ये रीजन दे सकते हैं। मैंने बोला था साइटिंग का मतलब होता है टू गिव एग्जांपल और टू गिव एग्जांपल। तो क्या बहाना दे सकते हैं कि लैक ऑफ गारंटेड रिटर्न्स, वो लोग को अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। समझ में आया सेंटेंस का सेंस सब लोगों को? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट वाला बोलो क्या हो सकता है? डिस्कनेक्ट एंड डाइवर्जेंस। Disconnect and divergence, that is which option? Second one. Okay, any reason for this? Others are opposite. Yes, okay. अभी I'll just write two sentences. मुझे कौन सा वाला, मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, मुझे कौन सा वाला करेक्ट है और कौन सा वाला रॉन्ग है बोल दो। ओके, मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। कौन से है ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहे हैं आपको इसमें? विच वन? फर्स्ट। First. फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट वन क्यों करेक्ट लग रहा है बोलो? क्या डिफरेंस है पहले और सेकंड सेंटेंस में? अभी ही इज नॉट ओनली फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है हाँ, एंड और सेकंड सेकंड में? में एक पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, फर्स्ट में मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, एडजेक्टिव यूज किए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, दोनों पॉजिटिव। स्मार्ट भी पॉजिटिव है और हार्ड वर्किंग भी पॉजिटिव है, यानी दिस बोथ आर पॉजिटिव क्वालिटी। और अगर सेकंड सेंटेंस में देखता हूँ तो ये स्मार्ट एक पॉजिटिव क्वालिटी है और लेजी एक नेगेटिव क्वालिटी, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है? एंड दिस वन इज राइट। तो इसका मतलब हम लोग नॉट ओनली और बट ऑल्सो कभी यूज करते हैं बोलो अभी मुझे? क्योंकि ये सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो है ना, कभी यूज होता है? कभी यूज करना है? अगर ये सेंटेंस आप पढ़ोगे तो मुझे बताओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो कभी यूज होगा? दोनों सेम आइडिया ज्वाइन करने के लिए या दोनों अपोजिट आइडिया ज्वाइन करने के लिए? सेम Same आइडिया। ideas. Same idea. सेम आइडिया। तो अगर मुझे सेम आइडिया चाहिए तो ही मैं यूज कर सकता हूँ, अपोजिट के लिए नहीं। तो अभी क्योंकि ये सेंटेंस में भी नॉट ओनली बट ऑल्सो है, पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है डिस्कनेक्ट और क्या है कन्वर्जेंस, ये सेम है या अपोजिट लग रहा है आपको? उसका मीनिंग क्या लग रहा है आपको? ऑपोजिट। Opposite. कन्वर्जेंस का मतलब मालूम है ना, एक पॉइंट में आके मीट करना, और डिस्कनेक्ट यानी कनेक्शन टूट जाना। तो कन्वर्ज यानी एक पॉइंट में मीट होता है, तो ये अपोजिट आइडियाज है, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। सेकंड वाला डिस्कनेक्ट और डाइवर्जेंस,
डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? स्प्रेड होना। हाँ, स्प्रेड होना है। एक पॉइंट से जब देखो ये कन्वर्जेंस होता है, अगर ये दो रेज है इधर आ रहे हैं ना, बीट हो रही है, ये पॉइंट पे बीट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दे आर कन्वर्जिंग। और अगर एक पॉइंट से दूसरी तरफ आप घूम रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये एक साइड में गया, ये एक साइड में गया, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन, तो ये अपोजिट कॉन्सेप्ट है एक्जैक्टली। डाइवर्जिंग यानी एक ही पॉइंट से स्प्रेड होना। तो ये सेकंड वाला देखो, डिस्कनेक्ट भी नेगेटिव वर्ड है और डाइवर्जेंस भी नेगेटिव वर्ड है, तो मेरा हो सकता है ये वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन कनेक्शन और डिफरेंस, अपोजिट है सेम है? Opposite. अपोजिट एक पॉजिटिव वर्ड है ना, टू गेट कनेक्टेड एंड टू डिफर, दोनों अपोजिट है, तो ये भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन सप्लाई डिमांड, कॉमन स्टूडेंट्स बोलो सेम और अपोजिट? अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट है, वो लोग का रिलेशन बहुत सप्लाई और डिमांड पता है ना, अपोजिट आइडिया से, दोनों अपोजिट कॉन्सेप्ट से, तो ये भी नहीं जाएगा। लास्ट वन सिमिलरिटी और कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड्स, गुड। या सिमिलरिटी मतलब सेम, कॉन्ट्रास्ट है जो फर्क है दोनों में, तो ये भी अपोजिट है। तो कौन सा वाला बच रहा है मेरे पास? सेकंड वाला, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। ये याद रखो, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा तो यू कैन आइदर कंपेयर बोथ पॉजिटिव क्वालिटीज और बोथ नेगेटिव क्वालिटीज। आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं कंपेयर कर सकते हो। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई दिस विल बी द ऑब्वियस ऑप्शन। सब लोगों को समझ में आया ये वाला? यस सर। ओके। ओके, फिफ्थ वन का क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है, बोलो मुझे आप। फिफ्थ वन का किसी ने अटेम्प्ट किया है तो? Raised and feeding. रेस्ट एंड फोर्थ फीडिंग, ओके। ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ यू आर गोइंग विद दैट। अच्छा, कुछ रीजन है, ग्रामेटिकल या लॉजिकल रीजन है, कुछ मिला आपको कनेक्शन? क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आपको कुछ रीजन है, यू कैन शेयर दैट विद अदर्स। ऑफ कोर्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन कुछ रीजन है उसके लिए? ओके, देखो उधर क्या लिखा है किस बारे में, सऊदी अरेबिया का जो प्रोडक्शन है, वो एक वर्ड यूज किया वो लोग ने, रिकॉर्ड हाई पे है। ठीक है, ये ऑयल प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन इज एट रिकॉर्ड हाई, यानी ऑयल प्रोडक्शन एक नई ऊंचाई पे है। तो अगर ऑयल प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पे रहेगा किसी कंट्री का, तो वो कंट्री का वो मार्केट शेयर होता है ना, मार्केट शेयर उसका बढ़ेगा या कम होगा? लॉजिक क्या बोलता है, कॉमन सेंस क्या बोलता है? अगर कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसका मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में वो पर्टिकुलर थिंग का मार्केट शेयर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा ना। हाँ, तो वही बोला है, देखो इट्स रिकॉर्ड हाई एंड डैश इट्स फ्लरिशिंग एशियन मार्केट शेयर। तो अगर उसका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसका मार्केट शेयर पे देखो ऑप्शन है, फीड, कलेक्टिंग, लीड, फीडिंग, हीलिंग। इसमें से क्या हो सकता है? हीलिंग तो नहीं होगा। हीलिंग का मतलब क्या होता है? लास्ट ऑप्शन, हीलिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, तो हील द वुंड सुना है? हील हाँ. द वुंड, जब जख्म भरती है ना कोई, तो घाव भरता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं हील। हीलिंग उसके लिए यूज करते हैं, घाव के लिए। नॉर्मली द हिज वुंड्स विल हील विद टाइम, यानी समय के साथ वो सब भूल जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हील यानी कुछ ठीक होना, तो ऑफकोर्स हीलिंग नहीं होगा। फीडिंग हो सकता है। फीडिंग क्यों हो सकता है? फीडिंग यानी उसको फीड करेगा ना, उसका जो मार्केट शेयर सपोज 50% है, तो उसको हम लोग और फीड करेंगे तो 50% से बढ़ के 60%, तो फीडिंग डेफिनेटली हो सकता है। लीड नहीं होगा। लीड इट्स क्योंकि मुझे उसका मार्केट शेयर आइदर बढ़ा हुआ चाहिए, बढ़ा हुआ का चाहिए, तो लीड तो नहीं होगा। कलेक्टिंग भी नहीं होगा, मार्केट शेयर कलेक्ट नहीं करना है हमको। और ऑफकोर्स फीड नहीं होगा क्योंकि वो आईएनजी फॉर्म में नहीं है, तो ऑफकोर्स फीडिंग ही होगा। सिंपल लॉजिक। वो ऑयल प्रोडक्शन वो कंट्री का, सऊदी अरेबिया का बढ़ गया है, इधर बढ़ चुका है, तो अगर उसका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ चुका है तो उसका मार्केट शेयर भी बढ़ने वाला है, तो दैट विल बी फीडिंग। फीडिंग यानी खिला पिला के बढ़ाना। ठीक है, तो उसका मार्केट शेयर भी बढ़ने वाला है। समझ में आया ये सब लोगों को? यस, या। तो लास्ट वाला कौन सा आंसर है? वो फोर्थ वन। ओके, तो 5 हो गए। किसी को मिले पूरे 5 करेक्ट ये फिलर्स में? एनीबॉडी विद ऑल 5 करेक्ट? नो? नो सर। ओके, ठीक है, चलो। लेकिन समझ में आया ना कैसा करना है?
थोड़ा ग्रामर यूज करो, थोड़ा सेंस यूज करो, थोड़ा लॉजिकली कुछ मीनिंग फाइंड करने को देखो सेंटेंस का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लीड क्यों नहीं हो? आईएनजी फॉर्म में नहीं है ना वो। लीडिंग लीडिंग होता तो मैं सोच सकता था लीडिंग, लेकिन वो वैसे भी मार्केट शेयर का बात कर रहे हैं ना, तो लीड नहीं हो, लीड तो डेफिनेटली होगा, इट्स लीडिंग इन द मार्केट, ऐसे बोलते हैं देखो। या फिर इट्स लीडर का मतलब सबसे आगे होना, लीड बढ़ाना नहीं होता, लीडर का मतलब हु लीड्स इन द मार्केट, जो सबसे आगे होगा ना। तो मुझे इधर इनका क्या, मार्केट शेयर के बारे में बात करें, मार्केट शेयर बढ़ने वाला है ना उनका, तो लीड नहीं कर सकता। लीड यानी जो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन में है वो, तो उसको हम लोग लीडर बोलते हैं, दैट्स व्हाई लीड नहीं आएगा इधर। क्या इसको सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे जाना होगा, या थर्ड स्टेप से फर्स्ट स्टेप को उसको फीड करना है, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। तो उधर ऐसा किधर बोला नहीं गया है कि, उधर खाली बोला गया है कि उनका शेयर बढ़ेगा, ऐसे किधर बोला नहीं गया है कि उनका शेयर सबसे टॉप मोस्ट पे है करके, ठीक है, यानी सबसे टॉप मोस्ट उनका ऑयल प्रोडक्शन वगैरह ऐसा कुछ लिखा नहीं, इसलिए हम लीड वर्ड यूज कर। लीडर कौन होता है, जो सबसे आगे होता है वो, तो दैट्स व्हाई यू कैन यूज दैट लीड। समझ में आया? यस सर। ओके अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंशन जैसा मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को, मैं लास्ट में ही करूंगा, क्योंकि नॉर्मली वो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उसको टाइम कंज्यूम, उसमें टाइम बहुत चला जाता है। व्हाट विल डू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो कौन सा वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट? 11 तक वही है ना, 12 तक वही है, which is next? अच्छा 16, come to question number 16. सिक्सटीन आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा रहेगा, तो मुझे बोलो ये पैसेज जो है किस बारे में है, बेसिकली ये पैसेज किस बारे में है। जैसे हम लोग को कोई भी सेंटेंस दिए रहेंगे ना पैराजम्बल्स पे या सेंटेंस, तो हम लोग मेन क्या पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसका थीम क्या है, वो सेंटर यानी वो जो पैसेज पूरा है किसके गोल गोल इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये पैसेज किसके बी बारे में, किसके, कॉलोनीज। या बी कॉलोनीज के बारे में। ओके बी कॉलोनीज के बारे में, और बी कॉलोनीज करेक्ट, और थोड़ा डीप सर्वे जाओ। सर्वे हाँ ऑफ बी एक सर्वे हुआ है, एक सर्वे हुआ है बी कॉलोनीज के ऊपर, एक सर्वे हुआ है, सर्वे ऑन बी कॉलोनीज। तो डेफिनेटली ये मेरा थीम होना चाहिए, करेक्ट ना, ये मेरा सेंटर आइडिया होना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है? लास्ट। एफ एफ वाला हो सकता है, क्योंकि वो न्यू सर्वे के बारे में बोला गया, क्योंकि वो जो पूरा है ना वो सर्वे के बारे में टॉपिक है, तो ये हो सकता है। अच्छा ये तो एक हो गया, एक तरीका इसको पकड़ने का, एफ मेरा पहला हो सकता है, क्योंकि वो जो पूरा सेंटेंस है पैराग्राफ में वो पूरे बी कॉलोनीज के बारे में है। और एक सिंपल तरीका है कि जिससे मुझे पता चल सकता है कि एफ मेरा बिगनर हो सकता है। बोलो और कौन सा? ओके और न्यू सर्वे है, ओके। और एक सिंपल लॉजिकल रीजन है, देखो रीजनिंग रीजनिंग वाला रीजन है, सोचो। किसी को पकड़ में आता है कि देखो एक रीजनिंग वाला रीजन है इसमें इंग्लिश में, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हिंट मिलता है कि वो स्टार्टिंग से वन ऑफ द स्टार्टिंग सेंटेंस होना चाहिए F वाला। ऑप्शंस देखो केयरफुली, स्कैन द ऑप्शंस केयरफुली और बताओ मुझे, ऑप्शंस पे एक नजर डालो और बताओ मुझे एफ वाला स्टार्टिंग में क्यों हो सकता है। वन ऑफ द स्टार्टिंग सेंटेंस, नॉट द स्टार्टिंग सेंटेंस, वन ऑफ द स्टार्टिंग सेंटेंस क्यों हो सकता है। ऑप्शंस देखो। अभी भी नहीं मिल रहा है? मैंने बोला खाली ऑप्शंस पढ़ो, फॉरगेट द सेंटेंस भूल जाओ, खाली ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन जो है ना उसका ऑप्शन देखो। क्वेश्चन 1 में क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन 2 में क्या ऑप्शन है, खाली ऑप्शन देखो उसके और बताओ मुझे कुछ समझ में आया। सर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के ऑप्शंस में ही है वो सर। यस वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के ऑप्शन में है। नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है मेरा, फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टेटमेंट। होना चाहिए, हाँ तो उसमें है ये एफ है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सेकंड सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, तो उसमें कौन सा ऑप्शन है, एफ। बाकी थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, ये सब सेंटेंस में एफ दिया ही नहीं गया है। समझ में आया? तो उसका मतलब क्या है, ये सब का मतलब क्या होता है, ये सब का मतलब क्या होता है, इससे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। सिंपल सी बात है, बोलो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा।
एफ फर्स्ट F- या फिर सेकंड हो सकता है। हाँ वेरी गुड। एफ Yes, खाली 17 फर्स्ट आ में। सकता है या सेकंड आ सकता है, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन पे है ही नहीं ना। समझ में आया? तो अभी मैं खाली एफ के लिए फोकस करूंगा, और हम लोग ने तो डिसाइड किया था कि वो थीम है, तो दैट्स व्हाई मेरा एफ पहले आ सकता है, तो दैट मींस एफ। तो मेरे पास दो दो रीजन है एफ को पहले लाने के लिए। सब लोग को समझ में आया? मेरा ओपनिंग सेंटेंस मुझे मिल गया। ओके Yes, sir. ओके। नाउ उसके बाद सेकंड वाला, उसको फॉलोइंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है, सोचो जरा। कुछ कनेक्शन मिल रहा है, कुछ पैर मिल रहा है। बी। बी बी एक मिनट। बी बी। कीपर स्टेप्ड ऑन द सर्वे मैनेज टू। ओके। अच्छा, जब भी कोई सर्वे होता है ना, देखो एक मिनट, अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है पता है इंडिया में किस बारे में? एनी आइडिया? कोई न्यूज दिखता है क्या? पॉपुलेशन के ऊपर जो सर्वे हुआ अभी लेटेस्ट, क्या? सुना न्यूज? न्यूज में किसने हुआ अभी पॉपुलेशन के ऊपर जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है? तो जीए में काम आएगा ये सब चीज आपको। जो सर्वे हुआ ना, उसमें क्या देखा गया कि अभी पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जो वुमेन पॉपुलेशन है ना, वो सेक्स रेशियो, क्या बोलो, कंप्लीट करो। 1000 मेल्स के पीछे 1020 फीमेल्स। यस वेरी गुड। 1000 फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 1000 मेल्स है, हर 1000 मेल्स के पीछे 1020 फीमेल्स है। यानी उसका मतलब है जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल की तरफ टिल्ट हो गया, यानी अभी नंबर ऑफ फीमेल्स बढ़ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट सर्वे हुआ। तो अगर वो सर्वे का रिपोर्ट पढ़ो, वो जो न्यूज वाला जो एंकर जो न्यूज पढ़ रहा था, लोगों ने उसने सर्वे के बारे में बोला, बाद में उसमें वही सेंटेंस वो यूज किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन फाउंड आउट, यानी पहली बार ऐसा देखा गया। तो समझ में आया? तो सर्वे है, तो उसके बाद वो सर्वे में क्या जो उसका शॉर्ट है ना, उसका जिस्ट, उसका जो स्टोरी है वो बताते हैं। पहली बार सर्वे के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि, तो कौन सा आ सकता है बोलो अभी? ई। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम बी कीपर्स वॉच्ड मोर देन, यानी ये जो सर्वे किया है उसमें पहली बार बी कीपर्स ने ऐसा वॉच किया है। तो मेरा एफ के साथ, एफ का ई के साथ कनेक्शन हो रहा है। समझ में आया ये? यस Yes, sir. यस ओके। सर। अच्छा, तो मेरे को पहले दो मिल गए, फर्स्ट और सेकंड वाला मिल गया। अभी देखो पैर ढूंढेंगे हम लोग। पैर किधर मिल रहा है किसी में? पैर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई कपल मिलता है, कोई पैर मिलता है, तो बहुत इजी बन जाती है बातें। तो किसी में पैर मिल रहा है आपको? कोई दो सेंटेंस में जिसमें हम लोग पैर फॉर्म कर सकते हैं? सी डी। सी और डी में। ओके, सी डी। और किसी को कुछ पैर मिल रहा है? सी सेड सी डी। नहीं? अच्छा, सी और डी में क्या पैर मिल रहा है बोलो आप? समर और विंटर का बताया सी में, और डी में और बताया। यस वेरी गुड। देखो डी में क्या बोला गया है, समर का फिगर कितना है दिया है, और प्लस विंटर का फिगर दिया गया है। ठीक है, 2 मंथ्स का फिगर क्लियरली दिया है। डी वाला सेंटेंस पढ़ो। समर कॉलोनी लॉसेस रीच 27.4% एंड एक्सीडिंग विंटर लॉसेस दैट केम। तो समर और विंटर दोनों का दिया। और ई में क्या बोला गया है? ओवरऑल फॉर 12 मंथ्स, ओवरऑल फॉर 12 मंथ्स। यानी पहले डी में बोला गया समर में इतना लॉस हो गया, विंटर में इतना लॉस हो गया है बी प्रोडक्शन में, और बाद में ओवरऑल पूरे साल का बोला गया है। ये समझ में आया? तो दैट्स व्हाई पहला डी आएगा क्या ई आएगा बोलो अभी मुझे? ईडी आएगा कि डी आएगा? यस, डी आएगा फर्स्ट। डी आएगा पहला, डी। क्योंकि इसमें समर और विंटर की बात की गई है, और ई में बात में पूरे साल की सम अप की है। तो ये मेरा डेफिनेटली कनेक्शन बन रहा है। तो इधर मेरा कॉम्बिनेशन होता है डी और ई। इधर तक क्लियर है सब लोगों को? डी और सी, सॉरी किसमें बोला गया है पूरा? अच्छा सी है, सॉरी सी सी। सी। तो दिस विल बी डी एंड सी, सॉरी। तो इधर तक क्लियर है सब लोगों को? आई एम रिपीटिंग अगेन। पहले में तो मैंने आइडेंटिफाई किया सर्वे का थीम। सर्वे का थीम मुझे पता चल गया, वो सॉरी पैसेज का थीम मुझे पता चला कि सर्वे के बारे में है। और वैसे भी वो एफ वाला ऑप्शन था ना, खाली फर्स्ट और सेकंड में ही था। आइदर इट कैन बी फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको जीरो अप किया इस पे। ये फर्स्ट वाला हो सकता है। अभी ये सर्वे के बाद नॉर्मली जो सर्वे में क्या देखा गया है वो बोलते हैं, तो वो जो ई सेंटेंस में उस पर लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दैट्स व्हाई मेरा ये पेयर फॉर्मेशन मिल जाता है।
और उसके बाद डी और सी का सीधा कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि डी में बोला गया समर में कितना लॉसेस हो गया है वो बी फॉर इसका, और विंटर में कितना लॉस हो गया, और बाद में सी में क्या बोला गया ओवरऑल लॉसेस फॉर द एंटायर पीरियड, यानी पूरे 12 महीने के लिए कितना। तो इसलिए ये और ये मेरा दो कनेक्शन मिल जाता है। ठीक है, अभी कौन से सेंटेंस बचे आपके पास, कौन से बचे? 4 तो हम लोग ने कर दिए। विच सेंटेंस आर A रिमेनिंग, and बोलो। B. ए एंड बी। तो ए और बी में से अगर मुझे लास्ट सेंटेंस ढूंढना है तो कौन सा हो सकता है, सोचो जरा, ए या बी? ए या बी, ए या बी बोलो, कौन सा हो सकता है लास्ट वन? अच्छा, I'll tell you, बी में, ए में देखो क्या बोला गया, कॉलोनी लॉसेस लास्ट ईयर weren't as dramatic as declines associated with the CCD which was first identified in October 2006। तो लास्ट में ये लोग, ये मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। सिंपल रीजन है क्योंकि जो 2006 में जो सर्वे हुआ था उनका सीसीडी बेस्ड जो भी है, सीसीडी का फुल फॉर्म क्या है इधर, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जो सर्वे हुआ था ना 2006 में, और अभी का जो सर्वे हुआ उसका कंपेयर करूंगा ना, तो उसमें अभी ड्रामेटिक डिक्लाइन देखा गया है। तो ये क्या कर रहा है लास्ट सेंटेंस, मेरा अभी का सर्वे और जो 2006 का सर्वे है वो कंपेयर कर रहा है। तो ये कंपैरिजन नॉर्मली कभी होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस में होता है, जब आपको आपने ये सर्वे पूरा कर दिया तो ये सर्वे के सब फाइंडिंग्स आपको मिले, यानी ये हो गया ये हो गया, तो बाद में हम लोग एंड में कैसे करते हैं कि ये सर्वे अभी मुझे क्या बोला, जो 2006 में लास्ट सर्वे हो उससे कंपेयर करूंगा तो ऐसा ऐसा है, और उधर वैसे भी 2006 है, तो नॉर्मली जो ईयर वगैरह होते हैं हम लोग कंपेरिजन के लिए करते हैं। तो ये मेरा जो है, ये मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस हो सकता है। समझ में आया? मैं वापस रिपीट करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि जो ये सीसीडी वाला हुआ है ना, विच वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड October 2006 में, फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था। कौन सा वाला? सीसीडी वाला प्रॉब्लम। तो वो तभी का प्रॉब्लम और अभी का प्रॉब्लम वो लोग ने ये सेंटेंस में कंपेयर किया, ड्रामेटिक डिक्लाइन हो गया ये। तो ये नॉर्मली कंक्लूडिंग सेंटेंस में यूज करते हैं, क्योंकि मेरा सर्वे पूरा हो गया तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरा जो सर्वे का फाइनल फाइंडिंग्स है वो प्रीवियस वाले सर्वे से कंपेयर करूंगा मैं। ठीक है, तो उन्होंने एक्जैक्टली यही किया, अभी का सर्वे का जो फाइंडिंग्स है वो 2006 में जो सर्वे हुआ उससे कंपेयर किया है। दैट्स व्हाई ए मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया है। तो अभी कौन सा बचता है फिर? बी, दैट विल बी माय सेकंड लास्ट सेंटेंस। ठीक है, यस Yes, sir. अच्छा, मुझे लग रहा है बहुत जन पहली बार अटेम्प्ट कर रही है, करेक्ट ना? ये पैराजम्बल्स किसने किया था क्या पहले, इसके पहले? किए थे सर, पर इसका सेंस ही जो है वो समझ में नहीं आया था। ओके, सलोनी हैज डन। और किसने किया था? आई थिंक मुझे पता है कि, मुझे लग रहा है, पता नहीं है रदर, कि बहुत कितने 22 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसमें से आई थिंक हार्डली 4-5 जन ने किया रहेगा, राइट? और किसने किया है क्या सलोनी को छोड़ के पैराजम्बल्स पहले? या पैराजम्बल्स क्या होता है पता है, पता था? नो सर। नो, ओके No, sir. ओके, ठीक है। तो पैराजम्बल्स बेसिकली, एक्चुअली मेरी गलती होगी, मैंने अज्यूम किया कि सब लोगों को मालूम रहेगा। पैराजम्बल्स क्या होते हैं, आपको सेंटेंस अभी थे ना वैसे दिए रहेंगे रैंडमली अरेंज, जो आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। एक्चुअली ये मुझे पहला बताना चाहिए था, मैं भूल गया। ठीक है, लेकिन समझ में आया ना पैराजम्बल्स क्या होते हैं और कैसे करते हैं? ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। 1-2 पैराजम्बल्स आप करोगे मेरे साथ तो नहीं होगा बिल्कुल, एटलीस्ट 15 से 20 आप करोगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इसको थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस लगेगा। और ये बैंकिंग वाला था, जो एसएससी वाला होता है, वो एसएससी वाले है कोई इधर? कोई ऐसा बैंकिंग वाले है? बैंकिंग। एसएससी वाला? Yes, अच्छा, sir. एसएससी वाला कोई भी नहीं है? Yes, अक्षता, sir. एसएससी एसएससी Yes, sir. ओके, और कोई है? नहीं, ओके। तो ये जो बैंकिंग वाला होता है वो थोड़ा टफ होता है, टफ यानी ऐसे ऐसे वाले होते हैं। जो एसएससी में होता है ना, उसमें अभी इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे। एसएससी में क्या होगा, आपको ऑप्शंस देंगे वो लोग। जैसे अभी ये रीअरेंजमेंट मैंने खुद कर दी ना एसएससी में, ये पूरा सीक्वेंस का आपको ऑप्शन देंगे नीचे, तो थोड़ा इजी काम बन जाता है। जैसा ऐसा देंगे, अभी ये मेरा करेक्ट ऑप्शन, तो FEDCBA एक देंगे, फिर सेकंड वाला EFDCBA देंगे, फिर थर्ड वाला DFEABC ऐसे कुछ देंगे, और फोर्थ वाला कुछ देंगे, नन ऑफ दिस वगैरह देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा एसएससी लेवल में क्या आपको थोड़ा इजी क्यों बन जाता है, क्योंकि ये आपके साथ ऑप्शंस होते हैं, तो ये ऑप्शन देके आप रीअरेंज कर सकते हो। लेकिन बैंकिंग में नॉर्मली ऑप्शन नहीं आते, जैसे हम लोग ने अभी किया, दिस कैन बी माय फर्स्ट सेंटेंस, दिस कैन बी माय सेकंड सेंटेंस। इसलिए क्या होता है, मुझे अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है कि मैं पूरा सीक्वेंस में अरेंज करूँ। एसएससी में कैसा हो जाता है, मुझे एक भी कोई कनेक्शन मिल गया, पैर सपोज डीसी, तो मैं ये डीसी, सपोज डीसी नहीं, फॉरगेट डीसी, एफई मिल गया, चलो एफई तो देखूंगा, एफई एक ही में है तो मैं एक ही चूज करूंगा। तो एसएससी में क्यों इजी बन जाता है, मुझे एक भी पैर मिल गया तो मैं खाली वो ऑप्शन में ढूंढूंगा
तो मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। तो एसएससी और एसएससी का नॉर्मल लैंग्वेज भी थोड़ा इजी होता है, थोड़ा नहीं बहुत इजी होता है बैंकिंग से कंपेयर करोगे तो एसएससी वालों को दो बेनिफिट्स है, एक तो लैंग्वेज आपका इजी रहेगा और सेकंड ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो अगर ऑप्शंस दिए रहेंगे तो अगर आपको एक भी पेयर मिल गया तो खाली आपको स्कैन करना है वो पेयर कौन से ऑप्शन में और आपको टिक करना है, आपको ये पूरा रीअरेंज करने को नहीं लगता है, ठीक है। बट बैंकिंग वालों को ऐसा नहीं होता, बैंकिंग वालों को पूरा रीअरेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो रैंडमली पूछते हैं फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, फिफ्थ फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड सेंटेंस कौन सा है। समझ में आया? लेकिन ये समझ में आया बैंकिंग पीपल को कैसा करना है, रीअरेंज कैसा करना है, थोड़ा लॉजिक यूज करना है, थोड़ा ग्रामर यूज करना है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। यस Yes, sir. बैंकिंग पीपल, Yes, sir. ओके ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? अच्छा एरर स्पॉटिंग है ना। अच्छा एरर स्पॉटिंग किया है क्या सब लोगों ने? क्या एनीबॉडी इज न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट एरर स्पॉटिंग? अभी जो हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर क्या 21 से 25 सब लोगों को पता है क्या है, या बताओ वापस क्या करना पड़ता है इसमें? एनीबॉडी न्यू टू दिस? सब लोगों को पता है ना एरर स्पॉटिंग क्या होता है? हाँ। ओके क्योंकि मुझे लगता है मैंने किया आप लोगों के साथ। हम लोग को फिर भी मैं बता देता हूँ, एक ग्रामेटिकली एक पार्ट गलत होगा और आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा वाला पार्ट गलत हो सकता है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट में क्या लग रहा है बोलो? 21 में रादर कौन सा वाला पार्ट लग रहा है आपको गलत हो सकता है? थर्ड पार्ट, ओके। ओनली वन आंसर? बाकी लोग को नहीं, बाकी लोग ने अटेम्प्ट नहीं किया, ये मिला नहीं? ओके चलो मैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्लीट ऑपरेटर्स हैव इम्प्रूव्ड ड्यू टू ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मुझे याद नहीं है क्योंकि कौन से बैच में, आपके बैच में बताया था या इवनिंग बैच में, नाउन ऑफ नाउन वाला का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। एनीबॉडी रिकलेक्ट्स? बताया था या नहीं बताया था? मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं बताया तो मैं वापस बता देता हूँ। नो सर। ओके ठीक है चलो। नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो जो मेरा इसके साथ जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा मेरा जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा ना, फर्स्ट नाउन रहेगा ना, उसके साथ एग्री होगा, इतना याद रखो, ये नोट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कोई भी कंस्ट्रक्शन नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में होता है तो मेरा जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ना वो हमेशा मेरे फर्स्ट नाउन के साथ। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, स्कूल ऑफ बॉयज क्या बोलते हैं? इज बोलते हैं कि आर बोलते हैं? आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। द स्कूल ऑफ बॉयज इज गोइंग फॉर अ पिकनिक या द स्कूल ऑफ बॉयज आर गोइंग फॉर अ पिकनिक? इज बोलते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ। तो अभी इसमें कौन से दो नाउन से बोलो, सब्जेक्ट कौन से है मेरे? दो सब्जेक्ट्स कौन से इसमें? पहला सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ पहला सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू कौन सा है? बॉयज। बॉयज। Boys. तो ये यही फॉर्म में है ना, ऊपर वाला जो दिया है वही कंस्ट्रक्शन में ना, नाउन ऑफ नाउन के हाँ। फॉर्म में ही है, करेक्ट? हाँ तो इसलिए मैंने ये वर्ब कौन सा आएगा? इज आएगा, क्योंकि ये जो मेरा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा? मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, ना तो मेरे सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सब लोगों को? ये Yes, नोट sir. कर दो ना, ये नोट कर दो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत बार एरर्स पूछे जाते हैं और बहुत बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज ये नोट कर दो जरा। सर एक बार रिपीट करो, मेरा वीडियो पॉज हो गया था। हाँ हाँ रिपीट करता है, एक मिनट। हाँ जब भी आपका कंस्ट्रक्शन नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में होता है ना, यानी एक नाउन है बाद में वापस नाउन है और बीच में हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ होता है, तो मेरा जो वर्ब आता है ना वो हमेशा पहला नाउन है उसके हिसाब से डालूंगा। जैसे अभी एग्जांपल स्कूल ऑफ बॉयज लिया मैंने, इधर स्कूल क्या है? एक पहला सब्जेक्ट है और बॉयज मेरा सेकंड सब्जेक्ट है और इधर ऑफ है, तो ये सेम कंस्ट्रक्शन जो ऊपर लिखा है ना, ये सेम कंस्ट्रक्शन नाउन ऑफ नाउन। तो मेरा जो वर्ब आएगा ना ये वाला वर्ब, वो बॉयज को देख के नहीं डालूंगा मैं, वो पहले वाले नाउन को डाल के लिख के डालूंगा। तो पहला वाला नाउन जो है मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है ना पहला वाला नाउन, हाँ स्कूल। सर। हाँ तो इसलिए इधर इज आएगा, तो ये डाल देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपको खाली इसके ऊपर फोकस करना है, फर्स्ट वाले नाउन के ऊपर।
समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो अभी मुझे बोलो यही कॉन्सेप्ट आप ये सेंटेंस में अप्लाई करो 21st सेंटेंस में, और बोलो एरर किधर है? हैज आएगा। हैज, यस, वेरी गुड, सेम कॉन्सेप्ट है वापस। इधर क्या यूज किया देखो, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लीड ऑपरेटर्स। इधर भी कंफ्यूज करने के लिए वो लोग ने वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, इधर एक सिंगुलर डाल दिया आपको नाउन और इधर एक प्लूरल डाल दिया है, और इधर वो लोग ने डाल दिया हैव। लेकिन अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है तो मुझे ये पता है कि ये हैव विल गो अकॉर्डिंग टू दिस, ये वर्ब रहेगा वो उसके फर्स्ट के साथ जाएगा, और फर्स्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है आपका? प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटीज नहीं है, आईईएस नहीं है, टीवाई है, यानी सिंगुलर हो गया। तो इधर सिंगुलर हो गया तो इधर डेफिनेटली क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि हैज हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं ना। ही हैज गॉन आउट एंड दे हैव, वो भी लिख देता हूँ। ऑफकोर्स वो प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन के लिए भी होता है, ही हैज गॉन आउट, एंड दे के साथ क्या यूज करते हैं? दे हैव गॉन आउट। तो नॉर्मली ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये प्लूरल के लिए। तो अभी इधर डेफिनेटली मुझे सिंगुलर चाहिए, इसलिए मैं इधर हैव गलत है, इधर हैज आ जाएगा। अच्छा, हैव सिंगुलर में होता है लेकिन वो पर्सनल प्रोनाउन के लिए, जैसे आई के साथ हैज नहीं होता, आई के साथ हैव होता है, तो कुछ एक्सेप्शन है। आई हैव गॉन आउट, आई हैज गॉन आउट नहीं बोलते, समझ में आया? तो दैट्स व्हाई वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, आई विल कीप दैट असाइड, वो बाद में लूंगा टॉपिक। लेकिन ये समझ में आया सब लोगों को, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आया? क्योंकि इसके ऊपर बहुत एरर्स आते हैं कंफ्यूज करने के। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट ये देखता है ऑपरेटर्स प्लूरल है तो वो उसके अकॉर्डिंगली डाल देता है वो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, हम लोग को इसमें डालना है फर्स्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, Yes, so sir. this one is clear na? Okay, next one. ट्वेंटी सेकंड में किसी को एरर मिला? कोई पार्ट में? फोर्थ, ओके, ट्रू। और ट्रू, ओके, और कोई? बाकी किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया ये? ओके, चलो देखो, अभी इसमें इंडिया के लिए एडजेक्टिव यूज किए। पहला यूज किया यंग कंट्री, और कौन से एडजेक्टिव्स यूज किए इंडिया के लिए? बोलो, यंग कंट्री यूज किए, और कौन सा यूज किया है? Brash. ब्रैश कंट्री, ओके, और Forward. फॉरवर्ड लुकिंग है ना? हाँ, फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री। तो ये तीन एडजेक्टिव्स यूज किए, ठीक है। और कुछ यूज किया एडजेक्टिव इंडिया के लिए? नहीं ना? तो देखो अभी इसमें ये लोग ने इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया, इधर भी इधर भी है, तो ये परफेक्टली राइट है। मैंने अगर एक के साथ एक एडजेक्टिव के साथ यूज किया तो मुझे तीनों के साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इसमें कुछ एरर नहीं है, ओके। और ये आई थिंक और ट्रू आएगा या नहीं आएगा? इधर और ट्रू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। ये और ट्रू हिस्ट्री, अगर मैं बोलता हूँ ट्रू हिस्ट्री, ये इंडिया के लिए यूज किया एडजेक्टिव सेंस में यूज किया है। Yes. लुकिंग फॉरवर्ड एंड अ ट्रू हिस्ट्री इंटरेस्ट अस अ लॉट। इट इज अ ट्रू हिस्ट्री। इंडिया के बारे में एडजेक्टिव नहीं यूज किया। इंडिया के बारे में कहा गया कि हम लोग को क्या इंटरेस्ट करता है, ऐसा नहीं बोला गया कि इट्स हैविंग अ ट्रू हिस्ट्री, ऐसा कुछ बोला नहीं गया। वो एडजेक्टिव नहीं यूज किया, वो नाउन की तरह यूज किया। ट्रू हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अ नाउन, तो वो इंडिया के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं किया है, ठीक है। तो उधर नहीं आएगा। ये जो डेफिनेटली यंग कंट्री इंडिया के बारे में बोला गया, इधर कंट्री यूज किया है ना, तो मुझे समझ में आ रहा है ये सब जो है ना इंडिया के लिए यूज किया, लेकिन उधर हिस्ट्री के साथ कुछ कंट्री वाला वर्ड वगैरह नहीं है, तो वो एडजेक्टिव नहीं है, वो खाली नाउन की तरह यूज किया, ठीक है। तो वो उधर नहीं आएगा क्योंकि वो डेफिनेटली एडजेक्टिव। लेकिन हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मुझे लग रहा है मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ। हो गया ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? हाँ सर। क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? सब्जेक्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है जो सब लोग को पता है, लेकिन खाली अप्लाई करने को नहीं आता है। जैसे मैं आई कैन बेट कि ये सब लोग को पता है, लेकिन अभी वापस हम लोग से वही मिस्टेक होगी, हम लोग वो अप्लाई नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, बोलो, एवरीबडी नोज दिस।
क्या बोला है हम लोग ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है? अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा? सिंगुलर। सिंगुलर रहेगा या सिंगुलर। सेम वे मेरा अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल रहेगा। करेक्ट, ये पढ़ा ना हम लोग ने? यस। तो ये हम लोग को मालूम भी है। जैसे बोलो वापस मैं रिपीट करता हूँ, वी दे। सिंग और सिंग्स किधर आएगा? सिंग और किधर आएगा? सिंग्स बोलो। He sings. विथ एस ना इधर। Yes. Yes. हाँ, ही सिंग्स बोलते और दे सिंग बोलते। करेक्ट। तो अभी ये देखो, ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर है ना, Yes. तो ये वर्ब भी मेरा सिंगुलर हो गया। दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है इधर, ये मेरा प्लूरल है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखा? एक तो दो लर्निंग है इसमें से। एक तो मेरा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। एक ये सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग। और दूसरा लर्निंग क्या है बोलो? इसमें दूसरा लर्निंग क्या है? क्या है इसका प्लूरल? बॉय का प्लूरल क्या है? बॉयज। गर्ल का ऑफकोर्स गर्ल्स। करेक्ट ना? Yes. हाँ। तो इधर प्लूरल कैसे बनाया हम लोगों ने? S लगा. एस लगा के बनाया। लेकिन वर्ब वर्ब में याद रखो, वर्ब में एग्जैक्टली उल्टा होता है। नाउ ये नाउन के लिए, ये खाली नाउन्स के लिए है। नाउन में जब भी एस लगता है तो प्लूरल होता है, वर्ब में जब भी एस लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। एग्जैक्टली उल्टा करना है। जैसे सिंग्स मेरा सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंग मेरा प्लूरल हो गया। और क्या है? प्लेस। ये समझ में आया फर्क सब लोगों को? ये खेल समझ में आया सब लोगों को? नाउन प्लूरल कभी होगा? एस ऐड करने पर। हाँ, एस आएगा तो। और वर्ब प्लूरल कभी होगा? S remove कर. एस रिमूव होगा, एस नहीं रहेगा। तो ये समझ में आया ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। एक्चुअली ये सब लोग को पता है, क्योंकि ये सब लोग ने तो आंसर देरी राइट ही बोले। ही के साथ सिंग्स होते हैं और दे के साथ सिंग, ये सब लोग ने आंसर करेक्ट बोले। सब लोग को पता है, लेकिन वो अप्लाई करना में हम लोग मिस्टेक करते हैं और एक्चुअली एग्जामिनर्स उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो मिस्टेक कोई दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट। अभी इसमें देखो मेरा सब्जेक्ट ट्रू हिस्ट्री। हाँ, ये जो सब्जेक्ट है मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है? हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है। हाँ, तो उसके बाद साथ जो वर्ब आएगा इंटरेस्ट, वो सिंगुलर आना चाहिए क्या प्लूरल आना चाहिए? Singular. सिंगुलर आना चाहिए। करेक्ट, यस। सिंगुलर यानी विद एस या विदाउट एस? With S. विद एस ना। सिंगुलर ये देखो, सिंगुलर विद एस वाला। तो इधर 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 था मेरा एरर। इधर इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट चाहिए था। समझ में आया सब लोगों को ये Yes, कॉन्सेप्ट? sir. ओके, ये लिख लो प्लीज। अगर लिखा रहेगा तो भी वापस लिख लो, क्योंकि ये सब लोगों को पता है, लेकिन बहुत बार यही मिस्टेक होता है। अप्लाई करना थोड़ा सीखना चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा ये। सर हाँ बोलो। सर आप दादर में लेते हो लेक्चर ऑफलाइन? नहीं नहीं, दादर में नहीं हूँ मैम मैं। कौन कौन बोल रहा है नाम? दादर से कौन है आज इधर? सोनी। सोनी, ओके। नहीं सोनी जी, नहीं हूँ मैं दादर में। ठीक है। अगर लिख के हो गया तो प्लीज बोलो। हाँ।
हो गया सब लोगों का? निकाल लूं ये बोर्ड से? यस सर। ओके यस सर। ओके नेक्स्ट वाला क्या है? एक मिनट। ओके नेक्स्ट वाला थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं लगेगा, शायद से वो पढ़ने को ही अटपटा लग रहा है। द जॉइंट स्टेटमेंट included just 3 lines of military cooperation, restriction itself for exercise and ship visits. ये Third. थोड़ा सिंपल है। यस थर्ड वन क्या है बोलो थर्ड में? रिस्ट्रिक्शन रॉन्ग है। हाँ क्या करेक्ट आना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट वर्ड? रिस्ट्रिक्टिंग। हाँ रिस्ट्रिक्टिंग वंस हम लोग बोलते हैं ना, वी शुड लर्न टू रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्टिंग होता है रिस्ट्रिक्टिंग इटसेल्फ या फिर रिस्ट्रिक्टिंग वनसेल्फ, यानी खुद पे कंट्रोल रखना। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एक नाउन फॉर्म है और उधर मुझे वर्ब लगेगा। खुद के ऊपर कुछ करना है तो मुझे वर्ब लगेगा, तो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टिंग इटसेल्फ। अगर आप डेली थोड़ा इंग्लिश पढ़ते रहोगे तो भी वो पकड़ में आया जाएगा जल्दी। तो द जॉइंट स्टेटमेंट इंक्लूडेड जस्ट 3 लाइंस ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन, रिस्ट्रिक्टिंग इटसेल्फ फॉर एक्सरसाइज एंड शिप विजिट्स। तो सिंपल सा एरर था, बेसिक रिस्ट्रिक्टिंग आना चाहिए। 24th भी सेम कॉन्सेप्ट है, 24th वाला वो भी पढ़ने को ही आपको गलत लगेगा। देखो एक बार पढ़ो फ्लुएंटली तो आपको समझ में आएगा, पढ़ने को ही कोई सुनेगा तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। सेकंड। ये सेकंड वन क्या है बोलो? एब्सोल्यूट। हाँ हम लोग बोलते हैं देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ वर्क, एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ वर्क पावर, एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ पावर। एब्सोल्यूट कभी होता नहीं है उधर, मुझे एडवर्ब लगेगा क्योंकि शॉर्टेज की बात हो रही है। तो इट शुड बी एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज। एब्सोल्यूट नहीं होगा, मुझे उधर नाउन नहीं चाहिए, मुझे उधर एडवर्ब चाहिए। तो दैट एरर वो वापस सेकंड पार्ट में ही आपका। ओके अभी कौन सा है नेक्स्ट वन? 25th WPI might have turned। अच्छा WPI क्या होता है? न्यूज देखते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, WPI क्या होता है? Wholesale pricing. यस वेरी गुड, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो हमारा इन्फ्लेशन होता है ना कंट्री का, देश का जो इन्फ्लेशन होता है ना, जो एवरी थर्सडे को वो लोग रिपोर्ट करते हैं फिगर्स, वो WPI फिगर्स देख के, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है वो, तो उससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है क्या नहीं। ओके RBI रिलीज करता है हर थर्सडे को उसके फिगर्स। अच्छा बोलो ये भी बहुत बेसिक सा है थोड़ा। किसी को मिला इसमें एरर पार्ट? इंडेक्स है ना वो, दैट्स व्हाई। इधर गया वो। Has a. Sir, your voice is not coming. वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है ना, उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। मैं बोल रहा था होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी जो महंगाई का दर होता है ना, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? सब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, जैसे आपका चावल लेंगे, गेहूं का प्राइस लेंगे कितना बड़ा, फिर दूध का प्राइस, उसमें ऑयल का प्राइस आएगा, फिर वो दाल का प्राइस आएगा, और वो सब पकड़ के ना वो लोग एक इंडेक्स बनाते हैं। ये सब रहता है, ये सबके भाव रहते हैं। तो हर वीक वो कम होते हैं ज्यादा होते हैं, उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि वो आपका WPI कम हो गया क्या बढ़ गया है। ठीक है, दैट्स व्हाई WPI इज ए इंडेक्स, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए उधर हैव यूज किए। समझ में आया? तो उधर हैव ही रहेगा, इंडेक्स माइट हैव, हैज नहीं होगा। दूसरा अच्छा मुझे बोलो एक सिंपल सा बात, मैं आपको कुछ पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर दे दो, ठीक है? एक मिनट, लेट मी गेट द क्वेश्चन।
अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये सेंटेंस मुझे एक इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ कोई भी। पेट्रोल के प्राइस रोज थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या कैसे बोलोगे आप? There is a Petrol hike prices in are petrol prices too. देयर इज अ हाइक इन पेट्रोल प्राइस, और करेक्ट, ये भी करेक्ट है। और एक सिंपल फॉर्म, पेट्रोल प्राइसेस आर डैश डे बाय डे, Rising. राइजिंग होता है ना। राइजिंग बोलते हो क्या रेजिंग बोलते हो? राइजिंग है ना? Fourth में रेजिंग कभी rising. सुना है? पेट्रोल प्राइसेस आर रेजिंग कभी सुना है? नहीं ना। हम लोग नहीं. बोलते समय भी वो यही बोलते हैं ना। हाँ, तो जब भी प्राइस की Fourth बात में. होती है तो मैं इसके साथ कौन सा, हाँ, प्राइस के साथ हमेशा राइजिंग होता है, रेजिंग नहीं होता है। तो उधर देखो, उधर क्या Fourth लिखा में. है? हाँ, फोर्थ में रेजिंग वेजिटेबल प्राइसेस ना। हाँ, क्या होना चाहिए? राइजिंग वेजिटेबल प्राइस होना चाहिए ना उधर फोर्थ में। समझ में आया सब लोगों को? यस। Yes sir. अच्छा, उसमें और एक डिफरेंस है, राइज और रेज का डिफरेंस भी समझ लो पहले। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव, अभी हम लोग बोलते हैं ना रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स यानी खुद हाथ नहीं ऊपर करेंगे, कोई हाथ ऊपर करेगा ना, करेक्ट ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिटिव, या फिर ये वॉलंटरी हो गया, यानी मेरे ऊपर एक्शन डिपेंड है। और राइज ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे सन को क्या बोलते हैं? सन इज राइजिंग या सन इज रेजिंग, क्या बोलते हैं हम लोग? राइजिंग। राइजिंग, तो वो खुद हो जाता है ना, वो नेचुरल फिनोमेना है तो खुद हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यानी जो खुद पे होता है। वैसे प्राइसेस कोई जानबूझ के ऊपर नहीं उठाता है, वो सब होल प्राइस इंडेक्स के ऊपर है, तो दैट्स व्हाई हमेशा राइज होता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट थिंग, एक V1 V2 V3 V4, राइज का क्या होगा बोलो, क्योंकि इसके ऊपर एरर्स आते हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एनी आइडिया? रोज। हाँ, राइज का होगा रोज। थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? Rising. रीजन। राइजिंग आईएनजी हमेशा फोर्थ फॉर्म होता है, याद रखो, जब भी आईएनजी होगा ना हमेशा फोर्थ फॉर्म होगा। वैसे रेस्डी होता है और रेजिंग होता है, ठीक है। ये लिख लो, ये खाली एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या करते हैं, हैश डालते हैं कभी कभी, द प्राइस हैज रोज होता है, ये एरर में आता है आपको। देखो, द प्राइस हैज रोज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वन ऑफ द एग्जाम में पूछा गया, इट द प्राइस हैज रोज। तो एक्चुअली सुनने को तो सही लग रहा है, लेकिन अगर मुझे बेसिक सा नॉलेज होता कि रोज सेकंड फॉर्म है और रीजन थर्ड फॉर्म है, तो मैं ऑफकोर्स मैं एरर फटाक से आइडेंटिफाई करता, क्योंकि हैज के बाद मुझे पता है थर्ड फॉर्म भी लगता है, तो दैट्स व्हाई ये एरर। तो अगर ये बेसिक थोड़ा नॉलेज है तो जस्ट ये लिख लो, क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन पहले, रोज डाल के बच्चे लोगों को कंफ्यूज किया था। हो गया लिख के? डन सर। ओके। अच्छा, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26 to 30। ये जो लोग ने सॉल्व किया पहले पेपर्स, क्या बोलते हैं इसको? इट इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट, कैसा है, क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को? Close it. क्लोज टेस्ट, ठीक है। Closed test. ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं क्लोज टेस्ट। मुझे मालूम है बहुत जन का टॉपिक नहीं हुआ है, लेकिन मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, इसलिए मैंने पेपर सॉल्विंग ले लिया पहला। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है? इट्स फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है, उधर ऑप्शन दिए, हर एक ब्लैंक के साथ देखो आपको ऑप्शन दिए, जैसे 26 के साथ कितने 5 ऑप्शन है, 27 के पास 5 ऑप्शन है, तो आपको एक सुटेबल वर्ड चूज करना है, ठीक है। वो 5 ऑप्शन में से एक सुटेबल वर्ड चूज करना है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट, और एग्जैक्टली रहता है फिल इन द ब्लैंक जैसा। तो उसको फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्यों नहीं बोलते, क्लोज टेस्ट क्यों बोलते हैं, बोलो? Paragraph. पैराग्राफ होता है, मोर देन पैराग्राफ, जो आपको ऑप्शंस रहेंगे ना,
सपोज फर्स्ट वाले जो 5 ऑप्शन देखो, लेट है, लेटली है, अर्न है, अर्नेस्टली है, तो जो ईगर है, सॉरी ईगर है, अर्नेस्टली जो ऑप्शन है ना, बहुत मीनिंग उनके नजदीक नजदीक रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। द मीनिंग्स ऑफ द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आपको कंफ्यूज करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो अभी अब मुझे लग रहा है सब लोग को समझ में आया कैसा करना है। हर एक ब्लैंक में 5 ऑप्शन है, उसमें से एक ब्लैंक ऑप्शन ढूंढ के आपको खाली ऊपर डालना है ब्लैंक में। ओके, so first one, there is plenty written about the wealth divide in the US economy, but there is another important divide, the one between consumers and corporations. If you look at how US households have been behaving dash, क्या आ सकता है इधर? uniformly, यूनिफॉर्मली, ओके, और कुछ हो सकता है? अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ सकते, कौन से 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ सकते, बोलो चलो। late and eager, लेट एंड ईगर, यस, क्यों नहीं आ सकते? टेल मी द रीजन, एनी रीजन, ग्रामेटिकल रीजन? करेक्ट है, लेट और ईगर बिल्कुल नहीं आ सकते। behave हाँ। verb है, तो adverb आएगा। यस, वेरी गुड। ये बिहेविंग जो आपका है ना, वो वर्ब है, तो अगर वर्ब के बाजू में मुझे कुछ चाहिए तो मुझे एडवर्ब ही लगेगा, मैं और दूसरा वर्ड सोच ही नहीं सकता हूँ। जैसे ही रन्स फास्ट, तो इधर रन्स मेरा वर्ब है और ये मेरा फास्ट एडवर्ब है, तो नॉर्मली एडवर्ब वर्ब के आगे या पीछे नॉर्मली एडवर्ब भी होता है। अगर वर्ब आएगा तो उसके बगल में आगे या पीछे एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो इधर बिहेविंग के बाद अगर एडवर्ब भी चाहिए, और वो भी एडवर्ब, हम लोग एडवर्ब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई एडवर्ब? कैसे पहचानते हैं एडवर्ब है करके? ly, ly, यस, 90% ऑफ द टाइम ly से जो एंड होते हैं ना, वो एडवर्ब्स होते हैं 90% ऑफ द टाइम। तो अभी इधर बिहेविंग के बाद मुझे एडवर्ब ढूंढना है, तो ऑफ कोर्स ईगर और लेट डेफिनेटली नहीं होगा, तो 2 मैं डिलीट कर दूंगा। अभी देखो इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, एक मिनट। अच्छा, इफ यू लुक एट हाउ यूएस हाउसहोल्ड हैव बीन बिहेविंग यूनिफॉर्मली या लेटली, विच साउंड्स, ये कुछ स्टडी कर दिया गया है, उन्होंने कुछ स्टडी किया, उन्होंने बोले अगर आप देखोगे लेटली का मतलब क्या है, लेट यानी वो वाला लेट नहीं, रिसेंटली। अगर आप इधर लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? इफ यू लुक एट हाउ यूएस हाउसहोल्ड्स हैव बीन बिहेविंग रिसेंटली, तो अभी तक आप डेटा स्टडी करोगे और तभी आपको पता चल जाएगा कि यूएस हाउसहोल्ड वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उधर लेटली विल बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, तो पहला वाला है लेटली। Now second वाला, consumer confidence is at a 5-year high thanks to the higher stock price and a dash in the housing market. सर क्या? Yes. एक्सप्लेन करोगे क्या? नेटवर्क इशू था, सॉरी। कौन सा वाला? 26? हाँ 26 में आपका वर्ब यूज किया बिहेविंग, तो ये बिहेविंग है ना वर्ब, तो उसके बाजू में ब्लैंक है। तो नॉर्मली अगर वर्ब होता है ना आपका, वर्ब के बाजू में हमेशा एडवर्ब भी आता है। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग अ वर्ब, तो उसके बाजू में आगे या पीछे हमेशा एडवर्ब भी यूज कर सकते हो आप, नाउन या एडजेक्टिव कुछ अलग नहीं यूज कर सकते हो। और एडवर्ब आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका एलवाई। 90% टाइम 90% टाइम्स एलवाई वाले जो वर्ड्स होते हैं ना एंडिंग, वो एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो अभी ये बिहेविंग जो वर्ब यूज किया, अगर उसके बाजू में मुझे एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। कौन से 3 ऑप्शन बचते हैं आप बताओ? यूनिफॉर्मली, लेटली और अर्नेस्ट। yes yes lately, uniformly and earnestly, क्योंकि they are only and मुझे एडवर्ब चाहिए। now the thing is कि they are saying that if you, एक मिनट वेट जस्ट, अच्छा, if you look at how US household have been behaving dash, यानी उसके पहले कुछ स्टडी किया गया है, कुछ डेटा निकाला गया, और उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि if you अब अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हाल फिलहाल में यूएस हाउसहोल्ड ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, वो लेट वाला नहीं होता है। लेटली मतलब रिसेंटली, लेटली आई हैव नॉट मेट, हम लोग बोलते हैं लेटली आई हैव नॉट मेट हिम, यानी हाल फिलहाल में मैं उससे मिला नहीं, रिसेंटली आई हैव नॉट मेट हिम, तो वो सेंस में हुआ है लेटली, इसलिए उधर लेटली आएगा। ओके, यस सर, थैंक यू। okay, now consumer confidence is at a 5-year high thanks to higher stock price and a dash in the housing market. क्या आ सकते हैं बोलो? हायर स्टॉक प्राइस एंड डैश इन which market? housing market. डिस्कवरी, अच्छा पहला ये बोलो। रिकवरी। ओके, गुड, वेरी गुड। या अभी देखो इधर एंड यूज किया है, तो एंड का क्वालिटी वही होता है, आइदर वो दोनों सेम कॉन्सेप्ट वाले वर्ड से ज्वाइन करते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो ना, वैसे ही एंड भी इधर पॉजिटिव वर्ड रहेगा तो इधर भी आपको पॉजिटिव डालना पड़ेगा, इधर नेगेटिव वर्ड है तो उधर भी नेगेटिव डालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव वर्ड है?
पॉजिटिव हायर स्टॉक प्राइस यानी स्टॉक मार्केट अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कंट्री का इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, तो पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो इधर भी मुझे डेफिनेटली एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन कट हो जाएगा बोलो, कौन सा वर्ड बिल्कुल नहीं आएगा, कौन सा वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहा है इसमें? डिप्लीशन। स्टोरी एंड डिप्लीशन, या डिप्लीशन का मतलब depletion. कम होना, डिप्लीशन का मतलब नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब डिप्लीशन ऑफ कोर्स नहीं आएगा। तो फिर क्या आ सकता है, देखो फिर अभी बनेगा डिस्कवरी इन हाउसिंग मार्केट, तो डेफिनेटली नहीं होगा। ग्रोइंग नहीं होगा, ग्रोथ होता था ग्रोथ इन द हाउसिंग मार्केट, मुझे नाउन रहता, ग्रोइंग इज अ वर्ब, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली नहीं, ग्रोइंग नहीं, अगर ग्रोथ होता था तो प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि ये नाउन है तो मैं यूज कर सकता था, लेकिन ग्रोथ नहीं है। रिकवरी हो सकता है, डिलीवरी इन द हाउसिंग मार्केट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा बचता है? रिकवरी। तो रिकवरी इन द हाउसिंग मार्केट, ये क्लियर है सब लोगों को? यस, एनी डाउट्स? No, sir. Okay. Home prices have their biggest jump since 2005. Consumers are finally feeling more dash, are buying that new cars. Consumers are feeling more dash, more flush, more happy, more satisfied, more flung, more flung. Satisfied. Yeah, consumers के साथ normally satisfied ही जाता है। एक मिनट, बट होल्ड योर हॉर्सेस, 2 मिनट रुको जरा, क्योंकि वो SBI वाले कुछ अलग सोच रहे हैं, उनका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है, वो उनका अलग आंसर है, मैं बता दूंगा आपको क्या आंसर। अच्छा, पहले बिफोर दैट, दो वर्ड्स, एक फ्लंक है और एक फ्लंग है। क्या है इसका मतलब, क्या डिफरेंस है मालूम है? उसमें ऑप्शंस में दिया ना, फ्लंग और फ्लंग। फ्लंग सुना है? फ्लंग तो सुना रहेगा ना। फ्लंग वो होता है अगर कोई अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं देता, जैसे हम लोग बोले ही फ्लंक्ड इन हिज एग्जाम, यानी जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं किया, वो फेल हो गया करके। तो फ्लंक यानी जब कोई किसी अपने एक्सपेक्टेड लेवल से के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं देता तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लंक। ठीक है, और फ्लंग यानी फेंक देना। he got angry and he flung the book in the air, यानी उसको गुस्सा है, उसने बुक हवा में उड़ा दी, तो ये फ्लंग होता है फेंक देना। ठीक है, ये दो डिफरेंट मीनिंग्स है, तो ये तो नहीं होंगे। कस्टमर के साथ हैप्पीनेस आता है या सेटिस्फाइड आता है, बोलो क्या लग रहा है आपको? सेटिस्फाइड। Satisfied. आप शॉप्स के बाहर भी देखोगे तो उधर लगा रहता है ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मोटो लिखते हैं ना, कस्टमर हैप्पीनेस कभी लिखते नहीं है, कस्टमर के साथ नॉर्मली सेटिस्फैक्शन ही लिखते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज वो की में जो आंसर दिया गया है इधर है वो फ्लश है। ठीक है, फ्लश, अभी आई विल टेल यू द रीजन फॉर दैट, एक लेट मी गेट द सेंटेंस। एंड दैट कंज्यूमर्स फाइनली फीलिंग मोर फ्लश। अच्छा, फ्लश के दो मीनिंग होते हैं, एक वो वॉशरूम वाला फ्लश, तो डेफिनेटली वो नहीं है, और दूसरा फ्लश कौन सा है पता है एनीबॉडी? अगर किसी के पास ना बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो हम लोग बोलते हैं ही इज फ्लश विद कैश, ही इज फ्लश इन कैश, यानी उसके पास बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लश इन कैश। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द की बोल रही है कि उधर फ्लश आना चाहिए। समझ में गया है? एक्चुअली सेटिस्फाइड भी चल जाता था, लेकिन दे आर मोर कंफर्टेबल विद द वर्ड फ्लश। कंज्यूमर्स फाइनली फीलिंग मोर फ्लश, यानी उनके पास बहुत सारा पैसा है, दैट्स व्हाई दे आर बाइंग दैट न्यू कार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ओके, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट वाला ब्लैंक इजी होना चाहिए शायद से। द वेल्थ गैप बिटवीन अमेरिकाज हाई इनकम ग्रुप एंड एवरीवन एल्स हैज डैश हाई लेवल्स रीच। रीच्ड। कौन सा वाला बिल्कुल नहीं आ सकते हैं और क्यों नहीं आ सकते वो भी बोलो। कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ सकता है और रीच क्यों नहीं आ नहीं सकता? आएगा। हाँ, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो उधर ध्यान रखो, ये आपको इसमें यूजफुल नहीं होगा, लेकिन बाकी सब हैज है, और हैज के बाद मुझे बी थर्ड ही लगेगा, तो बी थर्ड यानी ईडी वाले वर्ड्स ही लगेंगे। ठीक है, तो रीच वाला तो डेफिनेटली नहीं होगा, डिलीवर्ड नहीं होगा, टारगेटेड। सब्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? सब्जुगेट समथिंग, सब्जुगेट यानी टू कीप अंडर कंट्रोल या शांत कर देना किसको। ठीक है, वो सेंस आता है, तो उधर रीच्ड ही आएगा ऑफकोर्स। reached एक मिनट, वेल्थ गैप बिटवीन अमेरिका's हाई इनकम ग्रुप एंड एवरीवन एल्स हैज रीच्ड हाई रिकॉर्ड हाई लेवल्स। ओके, नेक्स्ट सर वन। सब्जुगेट के लिए डोमिनेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हाँ चलेगा, हाँ. टू कीप अंडर कंट्रोल ना, दैट विल आल्सो डू डोमिनेट। Now where is the next one? The wealth gap between America's high income group and everyone else has reached record high levels since the economic recovery from the Great Recession of 2007 with a clear dash of increasing wealth। ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर लग रहा है मुझे, क्योंकि की कुछ अलग बोल रहा है, लेकिन फिर भी बोलो, गिव अ ट्राई। विद अ क्लियर टारगेट। टारगेट। ओके,
विद अ क्लियर टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ। और कुछ हो सकता है पॉसिबली? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ओके। टार्नेशन का मतलब क्या होता है? उधर एक ऑप्शन है टार्नेशन, एक होता है टार्निश और एक होता है टार्नेशन। टार्निश का मीनिंग मालूम है किसी को? हम लोग बोलते हैं ना नाम खराब है, टार्निश्ड माय इमेज। इन टार्निश में एक कॉमन फ्रेज है, अगर कोई किसी का नाम खराब करता है, इस टार्निशिंग माय इमेज, यानी मेरा नाम खराब कर रहा है। और टार्नेशन इज समथिंग, अ फीलिंग होता है, जैसे फीलिंग ऑफ डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, तो उसको हम लोग टार्नेशन बोलते हैं। तो डेफिनेटली वो नहीं आएंगे, ठीक है। ट्रैजेक्टरी क्या होता है? एनी गेसेस, ट्रैजेक्टरी क्या होता है? अर्थ अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, पता है ना? सब लोगों को पता है ना, अर्थ रिवॉल्व करता है, ये सन होता है बीच में और ये अर्थ रिवॉल्व हाँ करता है। तो सर। ये जो, हाँ, तो ये जो पाथ जिधर रिवॉल्व करता है वो चेंज होता है क्या फिक्स पाथ रहता है? और गोल गोल घूमता है ना, तो ये पाथ जो रहता है रास्ता, वो चेंज होता है या फिक्स होता है? फिक्स। फिक्स होता है। वैसे हाँ, वैसे ही एटम्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं और बाजू में इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी फिक्स। तो इसको हम लोग ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, यानी वो पाथ, एक रास्ता मिल गया उनको, ट्रैजेक्टरी यानी पाथ, दैट पाथ। तो दैट्स व्हाई इधर अकॉर्डिंग टू द की में वो लोग ने ट्रैजेक्टरी दिया है। यानी उसका सेंस क्या होगा देखो, ट्रैजेक्टरी। हाँ, विद अ क्लियर ट्रैजेक्टरी ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ, यानी अभी इकोनॉमी अच्छे पॉजिटिव नोट पे है ना, तो वो एक जो लोग हैं ना उनको एक क्लियर ट्रैजेक्टरी दिख रही है, क्लियर रास्ता दिख रहा है अच्छे ग्रोथ की तरफ जाने के लिए। समझ में आया? तो ट्रैजेक्टरी का मतलब इधर पाथ हो रहा है, वो पाथ वाला सेंस वो लोग ने यूज किया है, यानी एक क्लियर रास्ता दिख रहा है उनको पैसा अच्छा ग्रो करने के लिए। ओके यस सर। ओके। अभी कितना अच्छा, एक काम करता हूँ, अभी मैं पैसेज के आंसर्स ना डायरेक्ट आंसर, इसमें कुछ ढूंढना नहीं हमको। दो टाइप के पैसेज आते हैं एग्जाम में, याद रखो। एक तो इंटरप्रिटेशन वाले आते हैं, इंटरप्रिटेशन है हम लोग को उनके मन में वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, व्हाट डज द ऑथर थिंक अबाउट दिस, यानी ऑथर के मन में है क्या है, वो हम लोग को पहचानने पड़ते हैं, ठीक है। और सेकंड वाले क्या आते हैं कि व्हाट डज द ऑथर वांट टू से, यानी उसको वो जो पैराग्राफ दिया ना उसके बाद हम लोग को अपना इंटरप्रिटेशन देना है, अपना अनुमान लगाने के ऑथर को क्या बोलना है। वो एक वाले होते हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो मत अटेम्प्ट करो, दोज आर ऑफ कोर्स अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। तो वो जो इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे व्हाट डज द ऑथर वांट टू से, फिर 3-4 दिए रहेंगे, ए बी सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। तो मेरा ओपिनियन है कि वो मत करो, 25 तक 26 तक आपके अटेम्प्ट हो रहे, तो दैट इज वेरी गुड अटेम्प्ट इन इंग्लिश, ठीक है। तो वो जो ये वाले क्वेश्चन है मत अटेम्प्ट करो बिल्कुल। और दूसरा होता है डायरेक्ट, जैसे ये पैसेज है ना, इसमें डायरेक्ट आंसर्स है, इसमें आपको कुछ ढूंढना नहीं, कुछ इंटरप्रिटेशन, जो वो क्वेश्चन पूछे गए ना, जो सेंटेंस, वो पूरे के पूरे पैसेज में ही है। आप एक बार ढूंढ लोगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी सिर्फ टाइम नहीं है, अब मैं आपको खाली आंसर्स बताता हूँ कौन से वाले क्या है। जस्ट टेक द आंसर्स, जस्ट लेट मी चेक, एक मिनट। आंसर की कहाँ गई? कौन सा क्वेश्चन से है पैसेज स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन नंबर बोलो मुझे। 6 से ना? 6। अच्छा, आंसर चेक, आंसर स्टिक करो ना खाली। 6 वाले का 5th है, लिख के लो, बाद में आप घर में सॉल्व करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। 6 वाले का आंसर 5th है, 7th वाले का 3rd है, 8th वाले का 5th है, 9th वाले का भी 5th है, 10th वाले का 1st है, 11th का वापस 1st है, 12th का भी 1st है। कितने क्वेश्चन हो गए पैसेज? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ 15। 13 का, हाँ 13 का 3rd है, 14 का 2nd है और 15 का 4th है, 4th वाला, ठीक है। सर यस। 6th वाला रिपीट कीजिए। 6 का 5th है, 5th 5। ओके, तो एनीबॉडी अबाउट 20 अटेम्प्ट्स, मार्क्स छोड़ दो, 20 अटेम्प्ट्स। किसी ने कोई किया 20 के ऊपर? मुझे पता है बहुत जन, आई मीन बहुत जन गया, 90% ऑफ पीपल आर न्यू, लेकिन 20 के ऊपर कोई गया? ओके ठीक है, चलो सिंस, लेकिन आपको एक सेंस मिल गया रहेगा कैसा होता है पेपर,
20 मिनट्स में हमारा स्पीड क्या है, क्योंकि आपने 20 मिनट्स में सॉल्व किया रहेगा, आपको आइडिया आएगा 20 मिनट्स में आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, और बाद में जो पैसेजेस के आंसर जस्ट घर पे चेक कर लो आप एक बार। ठीक है, यस सर। ओके चलो, थैंक यू। आई एंड द लेक्चर नाउ। या बाय। बाय सर।